नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डिग्री में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं गणित पेडागोजी यानी कि गणित शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ये प्रैक्टिस सेट भाग 2 है। पहला हम पहले ही डाल चुके हैं। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप उसको देख सकते हैं, या फिर यहाँ पर आई बटन पर भी उस वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। जैसे ही वहाँ पर क्लिक करोगे आप उस वीडियो पर पहुँच जाओगे और उसको आसानी से देख सकते हैं। तो वहाँ पर उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद आपको इसको देखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं, चाहे वो सीटेट एग्जाम हो या फिर अन्य टेट एग्जाम हो, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको बीच में स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। यहाँ पर आप आपका आकलन भी कर सकते हैं कि यदि आपके सामने इस तरीके से 30 प्रश्न आएंगे तो उसमें आप कितने नंबर ला सकते हैं। साथ साथ अभी तक आपने हमारे सेकंड चैनल मेरा घर मेरा स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको कक्षा 6 से लगाकर 12वीं तक के जितने भी विषय होते हैं एनसीईआरटी बुक के, वो सभी आपको 1 बाय 1 करके वहाँ पर मिलने वाले हैं। लगभग हम वहाँ पर अभी तक 40 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सारे वीडियो देख लीजिएगा। तो शुरू चलिए, आज का पहला प्रश्न है। मेहरुनिशा गणित की अध्यापिका है। वहाँ एक प्राथमिक स्कूल में कक्षा 5 में पढ़ाती है। क्षेत्रमिति पढ़ाते समय सबसे पहले वहाँ बोर्ड पर सभी सूत्रों को लिख देती है। यह तरीका दर्शाता है, जो तरीका है ये किसको दर्शाता है? निगमन उपागम को दर्शाता है, आगमन उपागम को दर्शाता है, व्यवहारिक उपागम को दर्शाता है, या फिर प्रायोगिक उपागम को दर्शाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, जो यह तरीका है ये निगमन उपागम को दर्शाता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है। नेहा कक्षा 4 की छात्रा है। वहाँ गणित विषय में अत्यंत कमजोर हैं, प्रतिवर्ष अनुत्तीर्ण हो जाती है। आप अध्यापक हैं तो आप नेहा के प्रति आवश्यक कार्य क्या है? जो नेहा है दोस्तों कक्षा 4 की छात्रा है, लेकिन वो प्रतिवर्ष अनुत्तीर्ण हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वो गणित विषय में अत्यंत कमजोर है। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे? उसे स्कूल से निकाल देंगे, उसके माता पिता को बुलाकर उसकी शिकायत करेंगे, उसे सभी बच्चों के सामने मेज पर खड़ी कर देंगे, या फिर यहाँ देखेंगे कि नेहा किस क्षेत्र में कमजोर है तथा उस क्षेत्र में उसकी कमजोरी दूर करने के लिए आवश्यक उपाय करेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कि आप यहाँ देखेंगे कि नेहा किस क्षेत्र में कमजोर है तथा उस क्षेत्र में उसकी कमजोरी दूर करने के लिए आवश्यक उपाय करेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? 4th वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है। किसके अनुसार गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है? यहाँ पर आपको बताना है किसके द्वारा कहा गया कि गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। लेविनिज के अनुसार, नेपोलियन के अनुसार, सेलवाक के अनुसार, या फिर हांगबेन के अनुसार? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा नेपोलियन। नेपोलियन के अनुसार गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा सेकंड वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है। मूल्यांकन परिणामों के आधार पर छात्र के संबंध में पूर्ण सार्थकता के साथ भविष्यवाणी की जा सकती है। इस कथन से आप पूर्णतः सहमत है, आंशिक रूप से सहमत है, सहमत नहीं है, या फिर कुछ नहीं कहा जा सकता? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, इस कथन से आप पूर्णतः सहमत है कि मूल्यांकन परिणामों के आधार पर छात्रों के संबंध में पूर्ण सार्थकता के साथ भविष्यवाणी की जा सकती है। आप इस कथन से पूर्णतः सहमत है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है। छोटी कक्षाओं में गणित निरस्ता दूर करने के लिए कौन सी शिक्षा विधि उपयुक्त है? यहाँ पर छोटी कक्षाओं में पूछा गया है, जो गणित की निरस्ता है उसे दूर करने के लिए इन चारों विकल्पों में से कौन सी शिक्षा विधि उपयुक्त होगी? निगमन विधि, आगमन विधि, प्रोजेक्ट विधि, या फिर परिकल्पना विधि? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा आगमन विधि। याद रखिएगा, छोटी कक्षाओं में गणित निरस्ता दूर करने के लिए आगमन विधि उपयुक्त होगी। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सेकंड वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कना का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना इससे प्राप्त हो सकता है, खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों को जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना, गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों का पुनः लेखन करना, या फिर विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल का कार्यपत्रक देना इससे प्राप्त किया जा सकता है। इन चारों विकल्पों के माध्यम से
आपको बताना है कि किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों को जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना, इसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कना का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण से खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों को जीवन से जोड़ना और विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करने से प्राप्त किया जा सकता है। तो राइट आंसर हमारा सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है। यहाँ पर आपको गणित का महत्व बताना है। विद्यालय पाठ्यक्रम में क्या होगा? ज्ञान एवं कौशल की प्राप्ति, बौद्धिक आदतों के विकास में, वांछित दृष्टिकोण पैदा करने में, या फिर ये सभी। सरल सा प्रश्न है, यहाँ पर आंसर होगा ये सभी, क्योंकि विद्यालय पाठ्यक्रम में जो गणित का महत्व होता है वो ज्ञान एवं कौशलों की प्राप्ति में भी होता है, बौद्धिक आदतों के विकास में भी होता है और वांछित दृष्टिकोण पैदा करने में भी होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर ये सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अभिक्रमिक अनुदेशन एक ऐसी शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें बालक के वातावरण को सुव्यवस्थित कर पूर्व निर्धारित व्यवहारों को उसमें विकसित कर लिया जाता है। यहाँ कथन किसका है? इंपोर्टेंट कथन है, यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ कथन किसके द्वारा कहा गया है, किसके द्वारा दिया गया है? स्मिथ और मूरे द्वारा, कोरे द्वारा, नेपोलियन द्वारा, या फिर आर्यभट्ट द्वारा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा कोरे द्वारा। याद रखिएगा, अभिक्रमिक अनुदेशन एक ऐसी शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें बालक के वातावरण को सुव्यवस्थित कर पूर्व निर्धारित व्यवहारों को उसमें विकसित कर लिया जाता है। यहाँ कथन कोरे द्वारा दिया गया है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसी गणितज्ञ के कार्यों की प्रशंसा करना किस मूल्य से संबंधित है? बौद्धिक मूल्य से हैं, प्रायोगिक मूल्य से हैं, सौंदर्यात्मक मूल्य से हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर देखिए कार्यों की प्रशंसा हो रही है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? सौंदर्यात्मक मूल्य। किसी गणितज्ञ के कार्यों की प्रशंसा करना सौंदर्यात्मक मूल्य से संबंधित होगा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर कौन सा होगा? तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आकृतियों अथवा आकारों का अध्ययन करते हैं वह क्या कहलाती है? अंकगणितीय शाखा कहलाती है, ज्योमिति शाखा कहलाती है, बीजगणितीय शाखा कहलाती है, या फिर ये सभी कहलाती है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आकृतियों अथवा आकारों का अध्ययन करते हैं वह क्या कहलाती है? ज्योमिति शाखा कहलाती है। आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या होगा? सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, गणित की वह विधि जिसका मुख्य सिद्धांत जीवन द्वारा सीखना या क्रिया द्वारा सीखना है वह है प्रयोगशाला विधि है, निगमन विधि है, विश्लेषण विधि है, या फिर प्रायोजना विधि है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा प्रायोजना विधि। याद रखिएगा, गणित की वह विधि जिसका मुख्य सिद्धांत जीवन द्वारा सीखना या फिर क्रिया द्वारा सीखना है वहाँ प्रायोजना विधि है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मध्यकाल के महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। मध्यकाल के महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त के अनुसार कि धन संख्या और ऋण संख्या का गुणनफल ऋण संख्या होता है। धन संख्या को ऋण संख्या से भाग देने पर भागफल एक धन संख्या होता है। धन संख्या और धन संख्या का गुणनफल एक धन संख्या होता है, या फिर ऋण संख्या और ऋण संख्या का गुणनफल एक धन संख्या होता है। यहाँ पर आपको बताना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा मध्यकाल के महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त के अनुसार सही नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा धन संख्या को ऋण संख्या से भाग देने पर भागफल एक धन संख्या होता है। यहाँ कथन सही नहीं होगा मध्यकाल के महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त के अनुसार। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसके अनुसार संगीत मानव के अवचेतन मन का अंकगणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है? आर्यभट्ट के अनुसार, नेपोलियन के अनुसार, लेबनिज के अनुसार, या फिर ब्रेन के अनुसार? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा लेबनिज के अनुसार संगीत मानव के अवचेतन मन का अंकगणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है,
गणित में निम्न में से कौन सा चरण समस्या समाधान विधि का नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। गणित में इन चारों विकल्पों में से वो कौन सा चरण है जो समस्या समाधान विधि का नहीं है? शारीरिक सौष्ठव को अधिक महत्व देना, आंकड़ों का संकलन तथा व्याख्या करना, निष्कर्ष निकालना तथा सामान्यीकरण करना, या फिर समस्या को समझना और परिभाषित करना। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा शारीरिक सौष्ठव को अधिक महत्व देना। यह चरण समस्या समाधान विधि का नहीं है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। यहाँ कथन किसका है? स्टीवेसन का है, पार्कर का है, मैकडोगल का है, या फिर बेलार्ड का है? तो यहाँ पर आपको बताना है यहाँ कथन किसके द्वारा दिया गया है। तो राइट आंसर होगा स्टीवेसन के अनुसार। याद रखिएगा, प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है, यहाँ स्टीवन के अनुसार, या फिर स्टीवन का यहाँ कथन है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, यदि विज्ञान का आधार स्तंभ गणित हटा दिया जाए तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता निसंदेह नष्ट हो जाएगी। यहाँ कथन किसका है? इंपोर्टेंट कथन है। मुसोलिन का है, सीवी रमन का है, आइंस्टीन का है, या फिर यंग का है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा यदि विज्ञान का आधार स्तंभ गणित हटा दिया जाए तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता निसंदेह नष्ट हो जाएगी। यहाँ कथन यंग का है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, गणित विषय में समस्याओं को हल करने के अलावा उसका अभ्यास करने में अधिक बल दिया जाता है जिससे नए सूत्रों को समझ सके तथा उनके अनुप्रयोग में दक्ष हो जाएं, गणना संबंधी कौशलों में निपुण हो जाएं, नई धारणाओं को स्पष्ट कर सके, या फिर ज्ञान को नई परिस्थिति में लागू करना सीखे। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जिससे गणना संबंधी कौशलों में निपुण हो जाएं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक अध्यापक अपनी कक्षा में छात्रों को त्रिभुजों की रचना संबंधी प्रश्न हल करवाता है। यहाँ कक्षा में किस क्षेत्र में शिक्षण कर रहा है? मापन संबंधी, मूल्यांकन संबंधी, अधिगम संबंधी, या फिर सांख्य विधि संबंधित? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा एक अध्यापक अपनी कक्षा में छात्रों को त्रिभुजों की रचना संबंधी प्रश्न हल करवाता है, तो वहाँ कक्षा में मापन संबंधी क्षेत्र में शिक्षण कर रहा है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर सत्य कथन को पहचानना है। शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य एक अपरिमेय संख्या है, शून्य एक पूर्णांक संख्या है, या फिर शून्य एक प्राकृतिक संख्या है। यदि आपको इनको सबको अच्छे तरीके से जानना है, पहचानना है, तो इस पर एक वीडियो हमने हमारे सेकंड चैनल पर अपलोड कर दिया है। वहाँ पर आप परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, ये किसको कहते, कौन कौन सी होती है, सभी आपको 1 बाय 1 वहाँ पर बताया गया है। एक ही वीडियो में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो आप हमारे मेरा घर मेरा स्कूल पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको साधारण भाषा में इन सभी संख्याओं को समझाया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर बताना है, तो राइट आंसर होगा जो, क्योंकि शून्य एक, यहाँ पर राइट आंसर होगा शून्य एक पूर्णांक संख्या है। यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सा कथन सत्य होगा, तो शून्य जो होती है दोस्तों वो एक पूर्णांक संख्या होती है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान किससे प्राप्त होता है? लिखित कार्य में संशोधन से, अधिकाधिक होमवर्क से, लेख बोर्ड पर गणित शिक्षण से, या फिर ग्रुप अभ्यास से? यहाँ पर गणित शिक्षण में पूछा गया है कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान किससे प्राप्त होता है, तो ये होता है लिखित कार्य में संशोधन से। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसी मेले के अवसर पर कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षा में चर्चा आरंभ की गई। कक्षा में इस प्रकार की चर्चा अपने वाद विवाद संबंधी कौशलों को बढ़ाने में विद्यार्थी की सहायता करती है, कक्षा में गर्मा गर्मी वाली बहस आरंभ करती है और कक्षा के माहौल को खराब करती है, एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है, या फिर उपेक्षा की जानी चाहिए क्योंकि यह कक्षा में शोर को बढ़ाती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपने तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है,
उच्च क्रमिक चिंतन कौशल पर आधारित प्रश्न की मांग करते हैं, संकेतों और चित्रों के ज्ञान की, कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास एवं ज्ञान की, तथ्यों, नियमों, सूत्रों का ज्ञान की, या फिर एल्गोरिथम के ज्ञान की। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उच्च क्रमिक चिंतन कौशल पर आधारित प्रश्न की मांग करते हैं, कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास एवं ज्ञान की। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं तथा स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों में गणित का स्तर बढ़ाया जा सके। उपरोक्त दृष्टिकोण है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का है, यहाँ दृष्टिकोण मुदालियर आयोग का है, शिक्षा नीति 1986 का है, या फिर राधाकृष्ण का है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो यहाँ दृष्टिकोण है दोस्तों, यहाँ दृष्टिकोण शिक्षा नीति 1986 का है कि यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों में गणित का स्तर बढ़ाया जा सके। यहाँ उपरोक्त दृष्टिकोण शिक्षा नीति 1986 का है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, वह विधि जिसमें उदाहरणों द्वारा नए नियमों की स्थापना की जाती है उसे क्या कहते हैं? आगमन विधि कहते हैं, विश्लेषण विधि कहते हैं, संश्लेषण विधि कहते हैं, या फिर निगमन विधि कहते हैं। इस तरह से प्रश्न है। जहाँ तक मुझे लगता है इसका आंसर आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आगमन विधि। वहाँ विधि आगमन विधि है जिसमें उदाहरणों द्वारा नए नियमों की स्थापना की जाती है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निदानात्मक परीक्षणों द्वारा निम्न ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ पर आपको बताना है कि निदानात्मक परीक्षणों के द्वारा किसको ज्ञात किया जा सकता है? छात्रों के लिए कठिनाई के क्षेत्र एवं उनके द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की त्रुटियाँ, छात्रों की गणितीय पृष्ठभूमि का अभाव, छात्रों की गणित के प्रति रुचि होना, या फिर छात्रों के लिए गणित कठिन होना। तो यहाँ पर जो निदानात्मक परीक्षणों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है कि छात्रों के लिए कठिनाई के क्षेत्र एवं उनके द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की त्रुटियाँ। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण की कौन सी विधि है जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं व जिसमें खोज करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है? यहाँ पर आपको बताना है वहाँ कौन सी विधि है जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चला जाता है और जिसमें खोज करने की भी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। प्रयोगशाला विधि है, संश्लेषणात्मक विधि है, प्रायोजन विधि है, या फिर विश्लेषणात्मक विधि है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा विश्लेषणात्मक विधि। याद रखिएगा विश्लेषणात्मक विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर चला जाता है व खोज करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। किसमें? विश्लेषणात्मक विधि में। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास में आवश्यक नहीं है। गणित की क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से समझना, विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्याओं को समझना, प्रत्ययों को संकेतों में प्रकट करने को समझना, या फिर हल करने की विधि को समझना। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास में आवश्यक हल करने की विधि को समझना नहीं है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है वरन शक्ति प्रदान करना है। यह कथन किसका है? इंपॉर्टेंट कथन है और जहाँ तक मुझे लगता है इसका आंसर आप सभी को पता होगा। ड्यूट है, बेकन है, डटन है, या फिर प्लेटो है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ड्यूट। गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है वरन शक्ति प्रदान करना है। यहाँ कथन ड्यूट का है। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, गणित विषय में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है? गणनाओं में प्रवीणता की है, अमूर्त चिंतन और तर्कसंगत विवेचना द्वारा समस्याओं को बनाने में और उन्हें सूत्रबद्ध करने की आवश्यकता है। सूत्रबद्ध करने की आवश्यकता है या फिर हल को याद रखने की आवश्यकता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा गणित विषय में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को अमूर्त चिंतन और तर्कसंगत विवेचना द्वारा समस्याओं को बनाने में और उन्हें सूत्रबद्ध करने की आवश्यकता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है,
गणित पढ़ाने के एक उपागम के रूप में, समस्या समाधान के रूप में चर्चा करते शिक्षकों ने 4 विचार बताए। निम्नलिखित में से कौन सा विचार इस उपागम के वास्तविक अर्थ को उचित सिद्ध नहीं करता है? आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा विचार है कि इस उपागम के वास्तविक अर्थ को उचित सिद्ध नहीं करता है। मेरे विचार से गणित की पाठ्य पुस्तक के कई प्रश्न समस्या समाधान के लिए प्रयोग किया जा सकते हैं। मेरे विचार से समस्या समाधान को सामान्य गणित की कक्षा से जोड़ना बेहतर होता है। मेरे विचार से समस्या समाधान को गणितीय तर्कना में कोई सहसंबंध नहीं है। या फिर मेरे विचार से समस्या समाधान के प्रश्न वास्तविक जीवन की स्थितियों से बनाए जाने चाहिए। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा मेरे विचार से समस्या समाधान के प्रश्न वास्तविक जीवन की स्थितियों से बनाए जाने चाहिए। यहाँ उपागम या फिर यहाँ विचार वास्तविक अर्थ को उचित सिद्ध नहीं करता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो 4th वाला होगा। और यहीं पर हमारे जो 30 प्रश्न थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बता दिया। लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पर आपको वह वीडियो देखने को मिलेगी, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अच्छा लगे तो कमेंट्स करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देना है। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।